वेलकम स्कॉलर्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम प्लेटो की बात कर रहे हैं। यूनानी दर्शन के एक मजबूत आधार स्तंभ और किसी भी विचार या विचार श्रृंखला की ताकत या क्षमता इस बात से तय होती है कि उस पर कितनी चर्चा होती है। प्लेटो ना सिर्फ अपने ज़माने में यानी आज से 2250 साल पहले, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, हर समय उनके विचारों पर एक गंभीर चिंतन मनन जारी रहा है। आलोचना भी हुई है, प्रशंसा भी हुई है और ये विचारों की ताकत है, द पावर ऑफ आइडियाज जिसको आप कह सकते हैं, कि मनुष्य का जो सक्रिय मस्तिष्क है ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी क्षमता है, सबसे बड़ी ताकत है। चर्चा आज भी होती है, बहस आज भी हो रही है। आप देखिए, हम 2250 साल बीतने के बाद भी उन्हें पढ़ रहे हैं और जो पिछले लेक्चर हमने लिए उनके कई विचारों से आप सहमत हुए होंगे, कईयों से आपकी असहमति रही होगी। ये उनकी विशिष्टता को रेखांकित करता है, अंडरलाइन करता है। आज उनके द्वारा दिए गए एक बहुत महत्वपूर्ण विचार पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, वो है दार्शनिक शासन की विशेषताएं। मैंने आपको पूरे बताया था कि न्याय, शिक्षा और साम्यवाद, इन 3 सीढ़ियों के माध्यम से प्लेटो आदर्श राज्य तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति है, और आप जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है, डायलेक्ट या द्वंद्व उन्होंने खाली औरों से नहीं किए हैं, खुद से भी किए। उनके संवाद खुद के साथ भी हैं। यही कारण है कि रिपब्लिक से लेकर द लॉज तक जो उनकी अनेक किताबें हैं, अपनी हर पुस्तक में उन्होंने अपने विचारों में क्रमागत बदलाव किए हैं। उन्हें खुद लगा है कि उनका ये विचार ठीक नहीं है या ये और बेहतर हो सकता है, तो वो उसको बदलने में, उससे परिवर्तित होने में पीछे नहीं हटे। दार्शनिक राजा या आदर्श राज्य राजनीति विज्ञान को उनकी बहुत बड़ी देन मानी जाती है। आज बात करते हैं कि उनके इस आदर्श राज्य की या आइडियल स्टेट की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला बिंदु, दार्शनिकों का शासन। अंग्रेजी में कहते हैं द फिलोसफर किंग, दार्शनिक राजा। पूर्व में मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा प्रसिद्ध उद्धरण है उनके बारे में। उन्होंने जो लिखा है अपनी रिपब्लिक में कि इस पृथ्वी पर आदर्श राज्य तभी संभव है जब दार्शनिकों को राजा बनाया जाए या राजाओं को दार्शनिक। दार्शनिक से उनका आशय ये है, वो 2 साम्यवाद, परिवार का और संपत्ति का, और एक परिपक्व आयु, ताकि आकर्षण शेष ना रहे और शासक एक बिल्कुल तटस्थ भाव से अपने शासन प्रक्रिया को अंजाम दे सके। ये उनकी बहुत बड़ी देन मानी जाती है, क्योंकि आप यदि मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो परिवार और संपत्ति के प्रति आकर्षण, यही तो ऐसे आकर्षण हैं जो मनुष्य को उसके पथ से विमुख करते हैं। और प्लेटो इन्हीं 2 को अपने दार्शनिक राजा से वापस ले लेते हैं। तो दार्शनिकों का जो शासन होगा, उनका मानना यह है, वो बातों को समझेंगे क्योंकि उनके परिवार नहीं है, उनकी संपत्ति नहीं है, इसलिए वो शासन प्रक्रिया को एक महान प्रक्रिया मानते हुए ठीक से अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगला बिंदु, निरंकुशता असीमित नहीं है। आप ध्यान रखें, अपनी शुरुआती दौर की रचनाओं में, जैसे रिपब्लिक में, प्लेटो ने कहा है कि दार्शनिक राजा के ऊपर कोई भी नियम कायदे लागू नहीं होंगे। हाँ, वो जो नियम कायदे बनाएगा, जिसको आप आज की भाषा में संविधान कह सकते हैं, वो उनको लागू तो करेगा, लेकिन वो उस पर लागू नहीं होंगे। लेकिन जब प्लेटो परिपक्व हुए हैं, अपनी उम्र में उन्होंने कई पड़ाव पार किए हैं, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि शासन व्यक्ति का नहीं होना चाहिए बल्कि विधि का होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति
मनुष्य है, विचार परिवर्तनशील हैं, मन चलायमान होता है, बदल भी सकता है। तो उन्होंने आखिरी अपनी जो रचनाएं थी उनकी द लॉज में, स्टेट्समैन में, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनके आदर्श राज्य में शासन असीमित नहीं होगा, यानी राजा के ऊपर भी अंकुश होंगे उन नियम कायदे कानूनों के जो बनाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो नियम कायदे कानून प्रजा के लिए होंगे वो वैसे के वैसे राजा पर लागू नहीं होंगे, लेकिन हाँ, उसके लिए भी कुछ नियम कायदे कानून होंगे और उसका एक कर्तव्य होगा कि वो उनको पालन करे, उन्हें फॉलो करे। तीसरा बिंदु, आदर्श राज्य में न्याय। जब हमने प्लेटो का न्याय पढ़ा था तब हमने इस बात को बड़ी गहराई से देखा था कि उसका न्याय आंतरिक है। उसका न्याय वर्तमान की तरह कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है कि न्यायालय हैं, वहाँ वकील बहस कर रहे हैं। हालांकि प्लेटो से पहले जब पूरे यूनान की न्याय व्यवस्था पर सोफिस्टों का एक अधिकार हुआ करता था जो बहस करने में माहिर हुआ करते थे। जैसे आप तुलना आज से करें, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देता हूँ। गांधी जी इंग्लैंड से वकालत कर कर आए, बम्बई लौटे अपना लॉ ख़त्म करने के बाद, और 2 साल तक बम्बई में रहे एक बड़े वकील के ट्रेनी के रूप में, सहायक के रूप में। लेकिन गांधी जी को कोई महत्वपूर्ण केस नहीं मिला। कारण 2 थे। गांधी लिखते तो अच्छा थे, जबरदस्त लिखते थे, पर कोर्ट में जिरह करनी पड़ती है, बहस करनी पड़ती है और सामने वाले को परास्त करना पड़ता है। यह शैली गांधी जी की थोड़ी कमजोर थी। दूसरी बात, सत्य और अहिंसा जो उनके आदर्श थे वो उनसे डिग नहीं पाते थे। जबकि न्याय प्रक्रिया में होता यह है कि आप जिसने आपको अपना केस दिया है वो दोषी है, निर्दोष नहीं है। आपको उसको साबित करना है कि वो निर्दोष है, भले उसने अपराध किया। महात्मा जी ये नहीं कर पाते थे, ये उनकी बस की बात नहीं थी। यही कारण रहा कि एक महान व्यक्तित्व के रूप में गांधी तब भी पूजे गए, आज भी पूजे जा रहे हैं, और यकीन मानिए हम और आप सब बीत जाएंगे, गांधी तब भी स्मरण किए जाएंगे। कारण वो सत्य और अहिंसा के पद से कभी डिगे नहीं, रत्ती भर भी वो कांपे नहीं, स्थिर रहे। यही चीज यहां प्लेटो के न्याय के बारे में आती है कि प्लेटो का न्याय आंतरिक है। आंतरिक का आशय यह है कि वो आत्म अनुशासन की बात करता है कि आपकी आत्मा में जिस तत्व की प्रधानता है वही कार्य आपको करना है, दूसरे कार्य में आपको दखल नहीं देना है और अपने कार्य को आपको चरम तक पहुंचाना है। जो भी कार्य आप करते हैं, जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, जैसे आपकी आत्मा में जिस तत्व की प्रधानता है उस कार्य को आपको संपन्न करना है। ये उसके दार्शनिक राज्य के आदर्श राज्य की बहुत बड़ी विशेषता है। अगला है नागरिकों के 3 वर्ग। ये वही है जो हमने न्याय की बात की। उसने माना है कि शिक्षा प्रणाली के द्वारा यह तय होगा कि मनुष्य की अंतरात्मा में 3 तत्व होते हैं: विवेक, शौर्य और तृष्णा। जिस तत्व की आपकी आत्मा में प्रधानता है उसके मुताबिक आपका वर्ग तय होगा। उसको भी उसने 2 भागों में बांटा है: संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग या गार्जियन क्लास, जिसपे वो 2 को डाल रहा है, प्रशासक वर्ग और सैनिक वर्ग, और दूसरा उत्पादक वर्ग जिसमें मजदूर, किसान, वस्तु बनाने वाले, व्यापारी, ये उस श्रेणी में आते हैं। अब ये जो उसका 3 वर्ग का डिस्ट्रीब्यूशन उसने किया है समाज के अंदर, हर एक के लिए नियम, सिद्धांत, व्यवस्थाएं, उनके विकास और विस्तार के लिए अन्य योजनाएं, ये उनके राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य है। क्योंकि होगा ये कि जब प्लेटो ये कह रहे हैं कि जो वृत्ति आप में है आपको उसको अपने चरम तक पहुंचाना है, तो उसके लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं, सहूलियत हैं, वो उपलब्ध कराना जिम्मेदारी राज्य की है और राज्य को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अगला बिंदु, कार्यात्मक विशिष्टीकरण का सिद्धांत। ये वही बात है जो उसके न्याय में आ रही है कि आपकी शिक्षा प्रणाली ये तय करेगी कि आप किस वर्ग में जाएंगे,
फिर उस वर्ग में आप जाने के बाद जो कार्य आपको मिलेगा, आपको उसको पूरी ईमानदारी से निभाना है। और ध्यान रखिएगा, प्लेटो ने अपना वर्ग बदलने की अनुमति नहीं दी है। यही वो बिंदु है जिस पर कि उनके प्रिय शिष्य अरस्तु से उनका बड़ा गहरा मतभेद है। अरस्तु ने बड़ी खुलकर प्लेटो की आलोचना इस मुद्दे पर की है कि एक व्यक्ति की आत्मा में तत्व क्योंकि तीनों हैं, ये तीनों तत्व कोई स्थिर नहीं होते। अरस्तु तुलना करते हैं इसकी कि मानव की आत्मा में तीनों तत्व एक साथ विद्यमान होते हैं, विवेक, शौर्य और तृष्णा। अरस्तु इस बात पर तर्क करते हैं प्लेटो से कि कब किस तत्व की प्रधानता है, इसकी तुलना आप नहीं कर सकते। यह निर्भर करता है परिस्थितियों पर, हालात पर, संगत पर, प्रशिक्षण पर। प्लेटो इसका कोई जवाब दे नहीं पाते, उन्हें बहस होती है, संवाद होते हैं, लेकिन अरस्तु इस विषय पर उनसे सहमत नहीं होते। उनका कहना यह है कि मनुष्य को अपनी वृत्ति बदलने का अधिकार होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी वृत्ति बदलना चाहता है तो उसको यह अधिकार मिलना चाहिए। प्लेटो के राज्य में ऐसा नहीं है। जो वृत्ति आपकी है आप उसी में रहेंगे। हाँ, वहाँ आपको अपने विकास करने के मौके पूरे मिलेंगे, लेकिन बदलने का अधिकार आपको नहीं होगा प्लेटो के आदर्श राज्य में। अगला बिंदु, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। ये बात हमने बड़ा डिटेल में कर रखी है कि जो प्लेटो का राज्य है, आदर्श राज्य है, उसमें शिक्षा का प्रबंध पूरा राज्य के हाथ में है। शिक्षा का व्यय, शिक्षा का प्रबंध, शिक्षकों की व्यवस्था और जो अन्य सुविधाएं जो कि प्लेटो से पूर्व व्यक्ति के निजी क्षेत्र में थी। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, ना पढ़ना चाहें आपकी मर्जी है। जो पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, जिससे पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में इसको राज्य के कंट्रोल में दिया है। कारण दो दिए हैं कि राज्य का दायित्व है कि शिक्षित और समझदार नागरिक राज्य का एक एसेट होते हैं, राज्य की एक संपदा होते हैं, तो उनके नियंत्रण और निर्देशन के लिए राज्य को प्रबंध करना भी चाहिए। अगला बिंदु, आदर्श राज्य में स्त्री पुरुषों को समान अधिकार। यह देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसकी चाहे शिक्षा प्रणाली हो, उसका न्याय हो, उसका प्रशासनिक वर्ग हो, उसने कहीं भी यह नहीं लिखा है अपनी किसी भी रचना में कि उसका दार्शनिक राजा, प्रशासक वर्ग या सैनिक तंत्र केवल पुरुषवादी होगा। ये तीनों जो उसके समाज के महत्वपूर्ण कार्य हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे न्याय हो, चाहे प्रबंध हो, चाहे राज्य के अन्य बड़े बड़े कार्य हों, ये सारे कार्य वो स्त्री पुरुष को समान रूप से देता है। आप आज तो तुलना करके देखिए, आज भी आप पाएंगे दुनिया के ऐसे बहुत से देश आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे कि जहां स्त्री पुरुषों के लिए समान कार्य नहीं है, समान कार्य के लिए समान वेतन बहुत दूर की बात है, समान अधिकार बहुत ही दूर का सपना है। लेकिन प्लेटो 2500 बरस पहले इस बात को कह रहे हैं कि नागरिक होने के नाते अधिकारों पर स्त्री और पुरुषों को समान मात्रा में अधिकार प्राप्त है। धन्यवाद।